हाय स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो क्लासेस में हमने ख़त्म किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है जो कि डाइजेशन था। आज जो चैप्टर टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब वी आर कंटिन्यूइंग आवर ह्यूमन फिजियोलॉजी, मीन्स मैं आप लोगों को अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट कंप्लीट करवा रही हूँ। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है और नीट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है और इसके साथ साथ आपके बोर्ड्स में भी इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर हम बोर्ड लेवल पे देखें तो वो भी एक मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, और अगर मैं नीट के क्वेश्चन के लेवल की बात करूँ तो अगेन इट मेक्स अ मेजर पार्ट। सो नाउ कम टू द रेस्पिरेशन। जब भी हम एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आपने लास्ट टॉपिक जस्ट हम नेक्स्ट टू द डाइजेशन रेस्पिरेशन ही पढ़ते हैं। तो जब मैं डाइजेशन को पढ़ने के बाद रेस्पिरेशन पे आती हूँ तो एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी की जब आपने बात करी तो these are the different phenomena or different processes which is running inside our body and they are intercoordinated with each other। मतलब एक दूसरे के साथ एक coordinated manner में work करते हैं और हमारी different functions को body के अंदर perform करने का काम करते हैं। So अब जो आगे समझना है वो ये है कि ये जो सिस्टम्स आपस में रन कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकोऑर्डिनेटेड कैसे हैं। मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंसी कैसे शो करते हैं, या फिर जब भी हम इन मेंबर्स की बात करते हैं तो ये मेंबर किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज को, या फिर मैं बात करूं कि सिंपल जो एक रिलेशन है उसको कैसे मेंटेन करेंगे। सो हमने डाइजेशन में पढ़ा कि जितना भी फूड हमारी बॉडी में जाता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी। मतलब मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी रिलीज करवाई जा रही है वो किसके थ्रू करवाई जाती है। तो हम बोलते हैं भाई वी आर टेकिंग द न्यूट्रिशन ऑन द डेली बेसिस। डेली मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है, कुछ ना कुछ अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाना होता है। न्यूट्रिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स लिए, प्रोटीन्स लिए, फैट्स लिए, ये सब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज products, carbohydrates, either I talked about the carbohydrates or I am talking about the proteins or I am talking about the fats, these all are the raw material for the energy। now means ये तो एक बहुत ही हम क्या बोले एक क्वेश्चन मार्क बना हमारे दिमाग में कि भाई अब तक you were saying कि जितनी एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज करवाई जा रही है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन विच इज वी आर टेकिंग फ्रॉम द आउटसाइड। इट इज वेरी ट्रू, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में दी जाती है वो पूरी की पूरी एनर्जी दी जाती है किसकी मदद से, किसकी हेल्प से। तो विद द हेल्प ऑफ आवर न्यूट्रिशन दैट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, दैट कंटेन्स फैट्स, दैट कंटेन्स प्रोटीन, बट these are the raw material for the energy। like अब मेरी बात समझेंगे, मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करती हूँ तो भाई डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना होता है। मैं डाइजेशन की बात करूँ तो लार्जर मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो सारी एक्टिविटीज को आपस में एक दूसरे के साथ मैच करवाना है। ये सारे के सारे प्रोसेसेस हम समझ चुके हैं, समझे नहीं है पर हम जानते हैं कि एक्चुअली ये चीज होती क्या है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, तो आप बोलते हैं कि भाई बॉडी में एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए द फिनोमेना व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल इज द रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट द डाइजेशन दे, मतलब अगर एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए फिनोमेना जो रिस्पॉन्सिबल है वो रेस्पिरेशन है तो डाइजेशन क्या था। तो अब इन दोनों चीजों को हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और अब वर्क करना इस पर शुरू करेंगे। कैसे समझेंगे, जितना न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में गया है, लाइक मैंने फाइनल प्रोडक्ट, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो मैंने ग्लूकोज लिए थे, अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो मैंने फाइनल प्रोडक्ट्स अमीनो एसिड्स लिए थे, अगर मैं फैट्स की बात करूं तो मैंने आपके फाइनल प्रोडक्ट्स लिए थे फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। सो इम्पॉर्टेंटली नाउ अब जो हमें बात करनी है, अब जो हमें सिस्टम समझना है, अब जो हमें सिस्टम पढ़ना है वो ये बताएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स आपकी बॉडी में एंटर किए हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स को, इन फैट्स को, इन प्रोटीन्स को आप किस तरीके से
और फर्दर पार्ट्स में ब्रेक करते हो और फर्दर पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद हम उससे एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। लाइक फिर से एक प्रोसेस को समझिएगा। डाइजेशन में आपने किया एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट, कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीसेक्राइड्स को, स्टार्च को वी हैव कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू द डाइसेक्रेट्स, देन इनटू द आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज एटसेट्रा, मोनोमर्स जो थे हमारे। ओके ना, दूसरी चीज जो हमने पढ़ी कि भाई जब आप इन प्रोडक्ट्स को तोड़ दिया, नाउ दे आर एब्जॉर्ब बाय योर स्मॉल इंटेस्टाइन, एसिमिलेट हो गए, एब्जॉर्ब हो गए और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू दे आर नाउ इज प्रेजेंट इनसाइड योर ब्लड स्ट्रीम्स, मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम्स में अब वो पार्टिकल्स, वो फूड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब जब मुझे एनर्जी निकालनी है तो उस एनर्जी को मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब उस मॉलिक्यूल को भी मैं फर्दर छोटे 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 पार्ट्स में तोड़कर अब फाइनल एनर्जी का रिलीज करवाऊंगी। ओके सो ना यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आप लोगों को क्या समझाने जा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस बेसिकली, पर थोड़ा बहुत टॉपिक हम एक्सटर्नल भी डिस्कस कर लेंगे। क्या है रेस्पिरेशन, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको, डेफिनेशन नहीं एक इक्वेशन लिख के दिखा रही हूँ। वो इक्वेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हैं हम एक इक्वेशन बचपन से? तो देखें, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूं तो 6 आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, फिर मैं आपकी बात करूं तो 12 H2O के मॉलिक्यूल्स, और आपके जब हम आगे बढ़े तो आपकी 6 2 and 6 18, 18 plus 6 24, 12 and 12 24 and this is your 6 molecule of H2O। इस रिएक्शन से आप थोड़े से नोन हैं, यस नोन होने चाहिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस चीज की प्रोसेस है ये? फोटोसिंथेसिस है। भाई अभी आप पढ़ा रहे थे रेस्पिरेशन, अब आप आगे फोटोसिंथेसिस पे, ये क्या चक्कर है भाई, तो समझेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी किस चीज की, फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस एक वो फिनोमेना है, एक वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को आपस में 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, लगातार जोड़ते जोड़ते मैंने क्या बनाया, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया। ये क्या है आपका ग्लूकोज, जो हमने डाइजेशन में पढ़ा है। ग्लूकोज की जब आपने बात करी तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके, क्या हुआ, बना। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया तो एनर्जी दी, क्योंकि ये रिएक्शन चल रही है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। मैं क्या बोल रही हूँ, ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में चल रही है, एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में चल रही है और दूसरी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में चल रही है। तो जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को जोड़ा तो जोड़ने पर बनाया C6H12O6, जो कि एक पॉलीमर था किसका, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का, जिसको जोड़ के आपने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा, रिडक्शन किया और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर दिया और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा दी। ओके ना, इसी का अपोजिट, इसी रिएक्शन का अपोजिट, अगर मुझे आपको रेस्पिरेशन समझाना हो तो मैं रेस्पिरेशन कैसे समझाऊंगी कि भाई फोटोसिंथेसिस का अपोजिट ही कहलाता है रेस्पिरेशन। मतलब अगर इसका एरो में उल्टा कर दूं तो इट विल फॉर्म रेस्पिरेशन नाउ। मतलब जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को जोड़ा मैंने आपस में, बच्चों अपने दिमाग में एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा कि जब भी केमिस्ट्री में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे ये चीज, कि जब भी हम बॉन्ड्स को बनाते हैं, जब भी हम बॉन्ड्स को बनाते हैं तब हम एनर्जी देते हैं, और जब हम बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो हम वहां से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो यहाँ से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो किसकी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जोड़ोगे तो आपकी एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में, सनलाइट नहीं निकलेगी तो
में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब रेस्पिरेशन की जब मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में, इंसेक्ट्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, उन सब की बॉडी में ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस चल रहा है, ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस हम रन करवा रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस रन करता है हर बॉडी में, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लूकोज बनाया था, अब इसको वापस से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो। तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो यू विल गेट द एनर्जी। जब बॉन्ड जोड़ा यू गेव द एनर्जी, एंड जब बॉन्ड तोड़ा यू टेक द एनर्जी। मतलब जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी मिलती है, और जब बॉन्ड बनाते हैं तब एनर्जी देते हैं। अब यहाँ से लॉजिकल समझ में आया कि मैंने जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स को जोड़ा तो मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, और जब मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया तो उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने पर हमने क्या किया, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने पे मैंने एनर्जी दी। अब जब उस एनर्जी के उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ दूं तो एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। अब मैं आपको प्रॉपर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन नहीं, एक रिएक्शन समझाती हूँ। C6H12O6 प्लस 6O2 gives what? 6CO2 plus 6H2O plus it will release the energy. This arrow is indicating the energy which is released by breaking the bonds of glucose molecule. Done. So now यहाँ पर ये जो रिएक्शन चली, ये रिएक्शन ही आपकी रेस्पिरेशन कहलाती है, और ये कहाँ चलती है भाई, हमारे सेल्स के अंदर चलती है। ये डिस्कशन हम प्लांट के पार्ट में भी करते हैं और कर चुके हैं। मैंने आपको क्या बोला, फिर से समझिएगा। मैंने आपको बोला कि हम प्लांट रेस्पिरेशन जब पढ़ते हैं तो प्लांट रेस्पिरेशन में बहुत डिटेल में आपको ये रिएक्शन बताई जाती है, जिसमें 6 कार्बन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, जो कि 6 कार्बन का है, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करवा के 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बना के, और सबसे इंपॉर्टेंटली व्हाई यू आर ब्रेकिंग दैट मॉलिक्यूल्स, टू रिलीज द एनर्जी। क्या रिलीज करवाने के लिए, एनर्जी रिलीज करवाने के लिए। सो स्टूडेंट्स नाउ अब आपको समझ में नहीं आना, मतलब बेसिकली आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और क्लियर हो जाना चाहिए कि हम रेस्पिरेशन में क्या बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज बेसिकली दैट फिनोमेना इन विच वी ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज द एनर्जी। अब यहाँ पे रिएक्शन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद दिख जाएगा। आप इतनी केमिस्ट्री जानते हैं कि जब कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोडक्ट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन करवा के यू विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा दी जाती है, और हमारी जो एनर्जी है वो निकल जाती है। अब मैं बोलूं कि ग्लूकोज जो मैंने लिया, जब तक ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, जब जो मैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रही हूँ ना, व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने क्या बोला कि जो सांस लगातार मैं ले रही हूँ अपने डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए, अंदर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस अंदर गई बाहर आई, सांस अंदर गई बाहर आई। तो ये जो लगातार स्टेप चल रहा है, ये लगातार कंटिन्यूअस स्टेप किसकी वजह से चल रहा है, आपका ऑक्सीजन को लेने की वजह से। क्योंकि अंटिल द ऑक्सीजन विल नॉट एंटर इनसाइड माय बॉडी, the oxidation of the glucose molecule will not takes place, and if the oxidation does not takes place the energy will not release। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो ग्लूकोज आप खा रहे हो, जो प्रोटीन्स आप ले रहे हो, जो फैट्स आप ले रहे हो, these all are the raw material। जब तक आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते हो तभी 24/7 24 घंटे हर समय हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप मेरी बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दीजिए, एट दैट वेरी मोमेंट माय बॉडी विल नॉट एबल टू रिलीज द एनर्जी एंड इट विल डाई, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रेस्पिरेशन। लेकिन अब एक चीज समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं, प्लांट रेस्पिरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन की जब बात की गई तो ह्यूमन रेस्पिरेशन आपका एक वो पार्ट है जो कि सिंपल प्रोसेस को नहीं रखता है। लाइक में रेस्पिरेशन में आपका एनिमल किंगडम क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ कि भाई आप लोअर कैटेगरी से चलना शुरू कीजिए। कौन सी लोअर कैटेगरी से चलना शुरू किया, आपने इनिशिएशन किया
कहाँ से? फ्रॉम द पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, एस्कियलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, पूरी कैटेगरीज में आप चलते जा रहे हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का रेस्पायर करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि जितने मेंबर्स होते हैं, ज्यादातर मेंबर्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। मैं प्लांट्स की भी बात करूं तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा नहीं करवाना, हर पार्ट पे लेटिसेस प्रेजेंट है, स्टोमेटास प्रेजेंट है, तो वो एक सिंपल एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं हमारी बॉडी की बात करती हूँ तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हम ऑक्सीजन का अपटेक नहीं कर सकते। मैं आपको पूरी कहानी समझा रही हूँ ऑक्सीजन की। हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की है? ऑक्सीजन की। और जब आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 24/7 आपकी बॉडी में सप्लाई होना चाहिए। और जब बॉडी में सप्लाई करना है तो इसके अलग अलग तरीके हैं। लाइक अब ऑक्सीजन आप ले रहे हो तो किस तरीके से ले रहे हो? तो मैंने आपको सिंपल बताया कि जब भी कोई बॉडी सिंपल है, लाइक मैं बात करूं आपकी अर्थवॉर्म की, तो एक सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर देगा। मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगेन वो जो प्लांट का पार्ट है वो स्टोमेटास के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? एनर्जी का अपटेक कर रहा है, ऑक्सीजन का अपटेक कर रहा है। ओके, लेकिन हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और इस ऑक्सीजन को पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर पाथवे बनाना पड़ा, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर पार्ट तक इस ऑक्सीजन को बहुत ही प्यारे तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, जो कि अलग अलग पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और समझाऊंगी। हालांकि इट इज नॉट कंसर्न विद हेयर, यहाँ से कंसर्न नहीं है, वो हम प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, बट अगेन क्योंकि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आप जब रेस्पिरेशन की बात करें तो मैंने आपको टोटल तरीके से क्या बोला कि ये वो रेस्पिरेशन है, ये वो पार्ट है जो कि क्या करता है, जो कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके उसको तोड़ के और नई एनर्जी रिलीज करवाने का काम करता है। ओके, सो हमारे पास ये रेस्पिरेशन भी कितने तरीके का है? 2 तरीके का। एक तो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई? आपने छोटी छोटी क्लासेस में जरूर डिफरेंशिएशन दिया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो बच्चों वाली चीज हमें नहीं पढ़नी। मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सा एक पॉइंट बता के और पूरे के पूरे रेस्पिरेशन को यहाँ खत्म कर दूंगी। क्या पॉइंट है? ये कहता है इट इज दैट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये वो रेस्पिरेशन है जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को या किसी भी फूड सब्सट्रेट को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? एनर्जी का, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। इफ इट इज यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक द फूड पार्टिकल, अगर फूड पार्टिकल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है, देन इट विल बी द एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर इट इज नॉट यूजिंग O2 फॉर ब्रेकिंग डाउन द पार्टिकल, देन इट विल कॉल्ड एज अ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? तो भाई आप बहुत अच्छे से जानते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगी कि भाई हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से ही एक रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करवाया जाता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अदरवाइज हम पूरी की पूरी तरीके से कौन से रेस्पिरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो है वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं तो सुन लेंगे। मैंने बात करी कि भाई अगर मान लीजिए मैं रेस में पार्टिसिपेट किया मैंने और मैं तेज भाग रही हूँ, या कोई एनिमल, कोई जानवर मेरे पीछे लग गया, कोई बंदर आ गया या कोई भी डॉग आ गया, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी? सडन तेज भागना स्टार्ट कर दूंगी। या फिर अगर मेरा फिजिकल का एग्जाम है तो एकदम उस दिन हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर होता है, तो उसमें भी रनिंग है, एक्सरसाइज है बहुत सारे पार्ट करवाए जाते हैं। तो तब क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं, स्पेशली आवर थाइज मसल, ये पेन करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो एक छोटी सी रिएक्शन फिर से समझ लीजिए। जब भी C6H12O6 को आप क्या कर रहे हो, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करते हो, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करने पे C6H12O6
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करने पे आपका ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C2H5OH इथाइल एल्कोहल, कैसा मॉलिक्यूल है? इथाइल एल्कोहल। ओके, और दो निकाल देता है आपका CO2, 4 कार्बन और 2 कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। ओके, मॉलिक्यूल कंप्लीट। ये वाला प्रोसेस चलता है हमेशा हमारा ईस्ट मान लीजिए, या कोई भी माइक्रोब जब डिग्रेडेशन करवा रहे हैं या फिर एनारोबिक फर्मेंटेशन करवाते हैं। एनारोबिक फर्मेंटेशन टर्म आ गया, तो फर्मेंटेशन जब आप करवाते हैं तो इट रिलीजेस द एल्कोहल। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी आपकी बेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो डोज वगैरह बनते हैं, ये सब किसकी वजह से बनते हैं? ये सब बनते हैं आपके इथाइल एल्कोहल की वजह से। ओके, और जो ईस्ट है वो एनारोबिक फर्मेंटेशन करके इसका फॉर्मेशन कर देता है। दूसरा, मैं अपनी बॉडी की जो बात कर रही थी, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा ह्यूमन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो C6H12O6 अगेन जब एनारोबिकली हमारी बॉडी के अंदर टूटता है, ब्रेक होता है, तो ये बनाता है आपका लैक्टिक एसिड। किसका मॉलिक्यूल बनाएगा? लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाएगा। और ये जो लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होके, क्योंकि एसिड है तो वो फटीग जनरेट कर देता है, थकान जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। ओके, सो जब आपने बात कर ली किसकी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की और एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है, और इवन वो हमें यहाँ पे भी नहीं पढ़ना होता, वो पूरा का पूरा प्लान का पार्ट है विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, सो रेस्पिरेशन एनारोबिक की, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ये तो एक केमिकल प्रोसेस हो गया जो कि विच इज रनिंग इनसाइड द सेलुलर पार्ट। मतलब मेरी बॉडी के जितने सेल्स हैं उन सेल्स को एनर्जी रिलीज करवाने की, लाइक मैं बात करूं मेरे हाथ के मसल्स को एनर्जी की जरूरत है, मेरे फेस के मसल्स के सेल्स को एनर्जी की जरूरत है, तो यार कंटिन्यूअसली यूजिंग ऑक्सीजन एंड ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड रिलीजिंग द एनर्जी which I am using for the different activities. Okay, same, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी किसकी, कि ये जो एक्टिविटी है ये तो सेलुलर है, लेकिन यहाँ पर जब आप ह्यूमंस की बात कर रहे हो तो सिर्फ सेलुलर एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और इस कॉम्प्लेक्स बॉडी को रन करवाने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक इस ऑक्सीजन का सप्लाई करवाया जाता है। ओके, सो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम आगे। मैं रेस्पिरेशन जब शुरू कर रही हूं तो रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे पढ़ेंगे हम। तो देखें, आप लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में सुना है? हमारे लंग्स के बारे में सुना है। भाई रेस्पिरेशन की बात आते ही हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन डाइजेशन में भी पढ़ा था। सबसे पहले हम बात करते हैं एक पार्टिकल की, एक पार्ट की, एक ऑर्गन की हमारी बॉडी में, जो कि कहलाते हैं लंग्स। अगेन बिकॉज एज वी आर स्टडीइंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी हर एक प्रोसेस हमारी ऑर्गन बॉडी के अंदर जो सिचुएटेड है वो क्या होता है? ऑर्गन सेंटर्ड होता है। ऑर्गन सेंटर्ड का टर्म जो मैंने इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रही हैं, वो पूरी की पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रन करवाने के लिए आपने क्या किया हुआ है? आपने एक प्रिंसिपल ऑर्गन सजेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो प्रिंसिपल ऑर्गन प्रेजेंट है वो क्या है? वो है आपके लंग्स। अब कैसे पढ़ चुके भाई डाइजेशन में? डाइजेशन में जब हम नेसोफेरिंग्स पढ़ रहे थे, लेरेंजोफेरिंग्स पढ़ रहे थे, और आपका ओरोफेरिंग्स पढ़ रहे थे, तो मैं बार बार एपिग्लॉटिस के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो मैं बार बार एक टर्म इस्तेमाल कर रही थी, ट्रैकिया ट्रैकिया ट्रैकिया, कि फूड पार्टिकल ट्रैकिया में ना चला जाए तो लंग्स में चला जाएगा, फूड पार्टिकल आपका एपिग्लॉटिस अगर वर्क ना करे तो फूड पार्टिकल आपका ट्रैकिया में चला जाएगा। तो वो क्या चीज़ थी? मतलब वो वही पार्ट है जो कि पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेशन को समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगी पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस तरीके से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री ज्ञान पढ़ा था। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक इंटरेस्टिंग और इजी पार्ट था। अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका एक बहुत ही इजी और
एक क्या बोले इंटरेस्टिंग पार्ट है। शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है आपके नेजल चैम्बर से, नेजल ओपनिंग से, नेजल होल से, नेजल चैम्बर से कनेक्ट करते करता ये पीछे जो पैलेट था ये डिवीजन बना रहा था माउथ में और नेजल चैम्बर में, और ये पीछे खुलता है हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स से हम आगे बढ़ते हैं तो लेरिंग्स आता है, लेरिंग्स से आगे बढ़ते हैं तो आपके ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फर्दर डिवीजन लंग्स और पूरे पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले एक बेसिक स्टेप्स को समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ प्रिंसिपल ऑर्गन के साथ साथ अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन का एक मेजर पार्ट क्या क्या है जो कि पूरा का पूरा एक थोरेसिक चैम्बर बनाता है। आपने थोरेसिक चैम्बर के बारे में सुना होगा, यही थोरेसिक चैम्बर आपके कई सारे पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, रिब केज के साथ बंधा हुआ है और 3 चीजें रखता है जो कि पूरा एक थोरेसिक केज बनाएगा जिसके अंदर प्रेशर का डेवलपमेंट होके, प्रेशर का कमी होके लगातार मूवमेंट करवाते हैं गैसेस का इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। ओके, सो देखें सबसे पहले लंग्स अगर मैं एक इनिशिएशन देती हूँ तो इनिशिएशन कैसे दिया जाता है भाई समझे। सबसे पहला पार्ट तो है आपका लंग्स इटसेल्फ, लंग्स ही है जो कि थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। दूसरा मैं बात कर रही हूँ आपका रिब केज, ये रिब केज भी एक मेजर रोल प्ले करता है। ओके, दूसरा मैं बात कर रही हूं आपका किसका, थर्ड है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम से भी आप लोग थोड़े से नोन है। कैसे नोन है? हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंट मतलब स्टडी नहीं किया है, लेकिन डायफ्राम स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है। तो याद कीजिए जब हम इसोफेगस से आगे बढ़ रहे थे, स्टमक तक पहुँच रहे थे, तो स्टमक तक पहुँचने के लिए हमने किस चीज़ मतलब किसके बारे में जिक्र किया था, किसको समझा था, किसको पढ़ा था? तो वो था आपका डायफ्राम जो कि होल्ड करता हुआ इसोफेगस किसके अंदर आता है, स्टमक में एंट्री करता है, तो वो डायफ्राम के थ्रू ही करता था। अब जब नेजल चैम्बर शुरू होगा तो पूरा आप समझते चलेंगे। मैं एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रही हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका पैलेट वाला पार्ट है, ये है आपका अगेन माउथ जो कि टंग बना रहा है। ओके, ये मैंडिबल हो गया, ये एक माउथ का स्ट्रक्चर है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये आपका नेजल चैम्बर पूरा, ये आपका माउथ वाला कैविटी। ओके, हमें अभी कुछ नहीं समझना बहुत ज़्यादा। ओरोफेरिंग्स के बाद अब यहाँ पे आप एक लेरिंग्स वाला पार्ट बना दीजिए और लेरिंग्स के बाद हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आपका ट्रैकिया। थोड़ा सा मैं डॉटेड लाइन जो बना रही हूँ यहाँ पर, ये समझ लेंगे, ये आपका रिब केज है। ओके, जो कि इस तरीके से इसको पूरे पार्ट में कवर करेगा। एंड दिस इज योर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी सा डायग्राम है, थोड़ा रफ बनाया है मैंने, पर समझ लेंगे। ये डायग्राम मैं थोड़ा सा टिल्टेड बना रही हूँ, दिस इज नॉट द मिस्टेक, मतलब गलती से ही ऐसा नहीं है कि मेरा पेन नहीं चल पा रहा है इस वजह से ये टेढ़ा बना है, ये मैंने जानबूझ के टेढ़ा बनाया है। क्यों बनाया है इसका रीज़न हम आगे समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये इस तरीके से, ऐसे मतलब स्ट्रेट नहीं है, इस तरीके से थोड़ा सा डोम शेप और कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये डोम शेप, ये अगेन आपका डोम शेप। ओके, अभी आपको समझ में आना चाहिए, डोम है लेकिन टेढ़ी डोम है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, अब देखें ये जो लंग्स हैं
ये पूरा का पूरा है आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देखें कैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे रन करता है। देखें यहां से जो पार्ट आपको दिख रहा है जो कि मेरे नेजल होल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? नेजल होल्स, जो कि रन करेंगे पीछे बिहाइंड द नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर तो क्लियर करते चलेंगे। मैं कोई भी पार्ट बात के लिए नहीं रखना चाहती, मैं पूरा का पूरा पार्ट यही आपको समझाऊंगी और यही क्लियर करने की कोशिश करूंगी। देखिए सबसे पहले जब हम एंट्री कर रहे हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, यू आर एंट्रिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं पूरा डिस्कशन आपको दे चुकी, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी। रेस्पिरेशन क्या होता है, क्यों परफॉर्म करवाया जा रहा है। हमारी बॉडी क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन हम गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाई वी आर हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी व्हिच इज running basically which is sending the dissolved oxygen through the different body parts inside the body. Okay, so initiation जो करवाया जा रहा है, ये आपकी नोज है जो आप जानते ही हैं। ये मेरी नोज है, इस नोज के नीचे प्रेजेंट है आपके नेजल होल्स जो कि कितने नंबर होते हैं? 2 इन नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स हैं? 2 इन नंबर्स हैं। जब हम नेजल होल्स से आगे बढ़ते हैं तो नेजल होल जो कॉन्स्टिट्यूट करता है ये बनाता है आपका पूरा का पूरा नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर्स भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। जितने भी आपकी ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, जितनी भी आपकी स्मेलिंग सेंसेस हैं, वो पूरे के पूरे इसी नेजल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बढ़िए, जब हम नेजल होल से नेजल चैम्बर में एंट्री किए तो नेजल चैम्बर में एंट्री करने के बाद अब आगे का जो पार्ट आता है वो नेजल चैम्बर से हम आगे बढ़े। यहाँ पर आपका एक यूविला प्रेजेंट था और उससे कनेक्टेड था आपका नेजोफेरिंक्स। आपको अब ये याद हो जाएगा क्योंकि वी आर रिपीटिंग इट, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। हमने एक कॉमन पैसेज पढ़ा था फॉर द फूड एंड फॉर द एयर, मतलब हमारी सांस के लिए, मेरी एयर के लिए और मेरे फूड पार्टिकल के लिए एक कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट थी और वो जो कॉमन ओपनिंग थी वो फेरिंक्स था। उस फेरिंक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो सबसे पहले नेजोफेरिंक्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है आपका ओरोफेरिंक्स। ये क्या कहलाता है? आपका ओरोफेरिंक्स कहलाता है। और ओरोफेरिंक्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मैंने मार्क किया है लेरिंक्स। लेरिंक्स को हम और क्या बोलते थे? साउंड बॉक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? लेरिंक्स को हम और साउंड बॉक्स कहते थे। और ये साउंड बॉक्स से पहले क्योंकि लेरिंक्स है तो ऑब्वियसली जिस जगह पे ये लेरिंक्स ओपन होगा उसी रीजन को आप क्या कहोगे? उस रीजन को आप कहोगे लेरिंगोफेरिंक्स। Laryngopharynx, which is in a closely association with the sound box that is larynx. Now come to the next point again. ये जो माउथ वाला रीजन था ये आपका पूरा का पूरा माउथ कैविटी है। ओके, ये जो माउथ कैविटी है यहाँ पर भी आपका बिहाइंड, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था इंटीरियरली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द ट्रैकिया, आगे की तरफ आपका ट्रैकिया होता है, एंड पोस्टीरियरली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आवर ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का बुलेट ओपनिंग वो अलग है, यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जो कि फूड की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम कर रहा था। मैं यहाँ पे इसको इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते थे आपका एपीग्लॉटिस। ये एपीग्लॉटिस कवरिंग दे रहा है किसको? ग्लॉटिस को। ये एपीग्लॉटिस कवरिंग दे रहा है किसको? ग्लॉटिस को। और जब इस ग्लॉटिस को हमें समझना है, इस ग्लॉटिस को हमें पढ़ना है, तो इस ग्लॉटिस को समझने के लिए आगे जो कंटिन्यूएशन बना रहा है आपका वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर आप देख रहे हैं ये लेरिंक्स वाला पार्ट अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स को अब हमें जिक्र नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम है कि भाई जब नेसल चैम्बर से आपकी एयर एंटर करी तो नेसल चैम्बर के अंदर भी प्रेजेंस होती है किस किस की? हमारे हेयर पार्टिकल है, म्यूकस सेल्स है, और ये बनी होती है जिस टाइप के टिश्यू से, वो कहलाता है आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, मतलब मैं बोलूंगी भाई किस टिश्यू से मिलके बना है? तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना है। ओके, इसका काम क्या है भाई? तो देखें जितना भी म्यूकस, और इसके अंदर भी गोबलेट सेल्स की प्रेजेंस होती है, इसके अंदर भी प्रेजेंस है किसकी? आपकी गोबलेट सेल्स की, जो कि लगातार गोबलेट सेल्स प्रेजेंट
जो कि लगातार क्या कर रहे हैं, सीक्रेटिंग म्यूकस। किसका सीक्रेशन दे रहे हैं, सीक्रेटिंग म्यूकस। तो ये जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस कंटिन्यूअसली आपकी नेजल चैम्बर में सीक्रेट होता रहता है, ताकि एक स्लिपरी, एक चिपचिपी, या फिर मैं बोलूँ कि एक स्टिकी लेयर बन जाए। जब आप कोई भी चीज को, पार्टिकल को इनहेल करते हो इनसाइड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो जो पार्टिकल्स हैं एनवायरनमेंट के, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करें, इस वजह से हमने क्या बनाया है, म्यूकस की लेयर बनाई है। और ये जो म्यूकस की लेयर बनाई है, इसके साथ पास प्रेजेंस होती है आपकी किसकी, हेयर सेल्स ऑल्सो, मतलब कुछ हेयर के सेल्स भी हमें दिखते हैं जो कि प्रिवेंशन कर रहे हैं किस चीज से, डस्ट पार्टिकल को एंटर होने से। और इसके साथ साथ नेजल चैम्बर का एक बहुत ही, मैं कम काम को यही खत्म करती चल रही हूँ, मैंने आप लोगों को अभी मेंशन किया है। जब भी आप इस नेजल चैम्बर की, नेजल होल्स की बात कर रहे हो, ये पूरा नेजल पार्ट को का जिक्र मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, कोटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका हमारी जितनी भी एयर अंदर जा रही है, टू मेक द एयर प्यूरिफाई, साफ करती है, प्योर करने का काम करती है एयर को, टू मेक द एयर मॉइस्चर, टू मेक द एयर मॉइस्चर, जो ड्राई एयर है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो इट मेक्स द एयर, टू मेक एयर टेम्परेचर सेम एज बॉडी टेम्परेचर। एयर के टेम्परेचर को किसके टेम्परेचर के साथ मिक्स करती है, तो हम जवाब देते हैं बॉडी टेम्परेचर के साथ मिक्स करती है। बात को समझे या फिर नहीं समझे, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला, फिर से समझेंगे। हमारे एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, जो म्यूकस सेल सीक्रेट कर रहे हैं लगातार, कोई भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैक कर ले, जो हेयर सेल्स है वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैक कर ले। इसके साथ साथ जब एयर अंदर जाएगी तो उसको मॉइस्चर करेगा, गीला करेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं, जब बॉडी टेम्परेचर, जो एयर अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से सिमिलर नहीं होता है। तो अगर जो एयर है वो बहुत ज्यादा हॉट है, मतलब अगर हम गर्म एयर की बात करें तो उसको ठंडे टेम्परेचर पे लेके आता है, जब हम ठंडे टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसको वार्म करता है। तो हमारे एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर तक लाने का भी काम कौन कर रहा है, यही नेजल चैम्बर जो है वो करता है। जब हम नेजल चैम्बर से आगे बढ़े, तो नेजल चैम्बर से आगे बढ़ने पे हमने भाई, मैंने आपको बताया था कि यहाँ यूविला जो दिख रहा है वो नेसोफेरिंक्स, मतलब जैसे ये नेजल होल यहाँ पर है, इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके इंटरनल, या तो मैं इसको जैसे नेजल होल्स बोला है तो इसको मैं इंटरनल नेट्स भी लिख सकती हूँ, इंटरनल नेट्स। सिमिलरली यहाँ पर जो ओपनिंग होती है वो होती है आपके, ये एक्सटर्नल नेट्स है और ये हैं आपके इंटरनल नेट्स। ये क्या कहलाते हैं आपके इंटरनल नेट्स। ये इंटरनल नेट्स जो है ये नेसोफेरिंक्स होती है, जहां पे सिर्फ किसकी प्रेजेंस है, मतलब ये फेरिंक्स हमारा एक ऐसी ओपनिंग थी जो कि फूड और विंड के लिए, दोनों के लिए सिमिलर थी। लेकिन मैं फेरिंक्स के ही, नेसोफेरिंक्स की बात करूं तो ये सिर्फ वो रीजन है जो कि किसकी अलॉटमेंट देता है, गैसेस की अलॉटमेंट देता है, बल्कि फूड की अलॉटमेंट नहीं देता। दूसरी मैं बात कर रही हूँ किसकी, ओरोफेरिंक्स आपका वही माउथ का रीजन है जो कि फूड को और किसको कंप्लीट कर रहा है, एयर को कंप्लीट कर रहा है। ओके फाइन, जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे आपका एपिग्लॉटिस मिला, जो कि एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करने का काम कर रहा है। मेरी ट्रैकिया की ओपनिंग को मैंने क्या नाम दिया था, ग्लॉटिस नाम दिया था। तो उस एपिग्लॉटिस से पहले जब हम आगे बढ़े लेरिंजोफेरिंक्स में, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और दिखा जिसको मैंने क्या नाम दिया, लेरिंक्स नाम दिया। और ये जो लेरिंक्स है, ये लेरिंक्स आपका क्या कहलाता है, साउंड बॉक्स कहलाता है। अब लेरिंक्स को भी हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। कैसे डिटेल में पढ़ना है समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, ये है हायोइड बोन, इस हायोइड बोन के पीछे आपका कनेक्टेड है
ये पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ किस चीज का, ये मैं आपको बता रही हूँ लेरिंग्स का स्ट्रक्चर। ये आपका लेरिंग्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इस स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं इसका डॉर्सल साइड आपको दिखाऊं, ये आपका आगे फ्रंटल पार्ट है और इसी के बीच में आपका एक और पार्ट प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ये डॉर्सल स्ट्रक्चर भी है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, और इसके बाद नीचे आपका प्रेजेंट होता है ये, कौन शुरू हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा शायद मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैकिया। एक तो छोटा सा रफ डायग्राम है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बाकी लेबलिंग मैं आपको बता दूंगी, तो वो लेबलिंग से आपको समझना इसका इजी हो जाएगा। तो जब आप साउंड बॉक्स लैरिंगोफेरिंक्स से आगे बढ़े, तो लैरिंगोफेरिंक्स तो फेरिंक्स का रीजन है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है साउंड बॉक्स। देखो बेटा, अब जब आप साउंड बॉक्स की बात कर रहे हो, तो साउंड बॉक्स मतलब जितना भी वाइब्रेशन हमारा बॉडी के अंदर दिया जा रहा है, मतलब जो साउंड जो वाइब्रेशन के थ्रू मेरे मुंह से निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो लैरिंग्स के थ्रू ही प्रोड्यूस करवाई जाती है। ओके, और जब आप लैरिंग्स के थ्रू इसको प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो साउंड बॉक्स में के अंदर आपके पास प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड्स। साउंड बॉक्स के पास प्रेजेंट है आपकी क्या, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स होती हैं बेटा आपके 2 पेयर्स। कितने पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। और यही जो 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड है, इसमें से भी मैंने डिवीजन दिया, एक तो आपका ट्रू वोकल कॉर्ड जो कि एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा है आपका फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। तो इन दोनों में काम करते हैं सिर्फ ट्रू वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स का काम साउंड को प्रोड्यूस करना नहीं है। पेयर में है तो टोटल 4 वोकल कॉर्ड्स हो गए, लेकिन पेयर में तो हम 2 पेयर बोलते हैं हमेशा। ओके, नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ोगे, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हमारे फीमेल्स के अंदर और बच्चों के अंदर लेस डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू द मेल्स वन। मतलब जो हमारे मेल है उनका ये वोकल कॉर्ड जो है वो साइज में बड़ा होता है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द हार्मोन, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स के रिलीज होने की वजह से ये कैसे हैं आपके थोड़े साइज में बड़े होते हैं, लेकिन बच्चों में और फीमेल्स में एंड्रोजन का रिलीज नहीं होता। इस रीजन की वजह से आपके ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये फीमेल के अंदर एनलार्ज और बड़े नहीं होते। अब देखें, ये जो पूरा का पूरा लैरिंग्स वाला पार्ट है, ये एक कार्टिलेजिनियस पार्ट है। कैसा पार्ट है, कार्टिलेज वाला पार्ट है। और जब आप कार्टिलेज पार्ट की बात कर रहे हो, तो इट इज मेड अप ऑफ 3 कार्टिलेज। कितनी कार्टिलेज से मिलके बना है, 3 कार्टिलेज से मिलके बना है। देखिए, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं आपकी किसकी, हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की, लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स में लैरिंग्स वाला पार्ट साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स कार्टिलेज का बना है, और ये जो कार्टिलेज वाला पार्ट है ये 3 कार्टिलेज से मिलके बना है। कौन कौन से 3 कार्टिलेज, सबसे पहले हैं आपके थायराइड, दूसरे हैं आपके एरेटिनॉइड, और तीसरे हैं आपके क्रिकॉइड। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, सबसे पहले हैं थायराइड, थायराइड के बाद है आपका क्रिकॉइड, क्रिकॉइड के बाद है आपका एरेटिनॉइड। समझे, यहां पर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कहलाता है थायराइड कार्टिलेज। मैंने आप लोगों को एक बार जिक्र किया था एडम्स एप्पल का, तो वो एडम्स एप्पल पढ़ाया था हमने कहां पर, डाइजेशन के अंदर। तो वो जो डाइजेशन में हमने एडम्स एप्पल पढ़ा था उसको समझेंगे। वो एडम्स एप्पल मैंने आपको क्यों बोला था, वो बोला था थायराइड कार्टिलेज की वजह से। और लैरिंग्स का ये वो मेन पार्ट है जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। यही वो मेन रीजन है, यही वो मेन पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। बात को समझे, तो सबसे पहले आपने बात करी थायराइड कार्टिलेज की, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। क्यों कहते हैं एडम्स एप्पल, बिकॉज इट इज एप्पल इन शेप, और एडम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे आपके पास प्रेजेंट है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज आपको ये दिख रही है,
क्रिकॉइड कार्टिलेज। सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज, उसके बाद आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज दिख रही है आपको? क्रिकॉइड कार्टिलेज दिख रही है। ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये होती है सिग्नेट रिंग शेप की, सिग्नेट रिंग शेप। सिग्नेट रिंग आपने देखी होगी, कोई भी रिंग्स जिसके ऊपर एक बड़ा सा एक पार्ट होता है जिसपे कोई ना कोई लेटर छपा होता है, तो वो एक ब्रॉड पार्ट बनाता है और नीचे से एक नैरो पार्ट बनाता है, तो वो आपकी सिग्नेट रिंग कहलाती है। कौन? आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज। और क्रिकॉइड कार्टिलेज के पीछे, मतलब ये फ्रंटल में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसका बैक पोर्शन दिखाऊं आपको, तो एक और पीछे कार्टिलेज इस तरीके से प्रेजेंट होती है। यही क्या कहलाती है? आपकी एरेटिनॉइड कहलाती है, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। क्या कहलाएगी? आपकी एरेटिनॉइड कार्टिलेज। तो जब आपने लेरिंग्स की बात करी, तो ये जो लेरिंग्स है आपका, ये लेरिंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, जो कि मतलब इतना छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये देखिए कि कितनी सारी चीजें उसके अंदर बनी हुई हैं। हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बोला कि ये जो कार्टिलेजेनियस पार्ट है, ये कार्टिलेजेनियस पार्ट आपका क्या करता है? ये कार्टिलेजेनियस पार्ट आपका साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जिसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल कॉर्ड्स वही जो साउंड को प्रोड्यूस करवाती हैं, एक तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स और एक फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ट्रू की जब हम बात करते हैं तो दीज आर दोज वोकल कॉर्ड्स व्हिच इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड। जो सबसे इंपॉर्टेंटली साउंड का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ट्रू है, बाकी के दो जो एक पेयर है या फिर जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं। डन। वोकल कॉर्ड्स से जब हम आगे बढ़े तो ये कार्टिलेज का मिलके बना हुआ पार्ट है। ये वाली जो बोन है मैंने मेंशन नहीं करी भाई, ये स्ट्रक्चर आपने क्या बनाया है, तो ये है आपका हायोइड बोन। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हायोइड बोन, हायोइड बोन से जब हम आगे बढ़े तो ये थायराइड कार्टिलेज है, जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं, और पूरे के पूरे लेरिंग्स को कभी-कभी साउंड बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल भी कह दिया जाता है, क्योंकि मेजर पार्ट है, सबसे ज्यादा विजिबल है, दिखता, मतलब अगर आप एक्सटर्नली स्ट्रक्चर इसका देखते हैं या डायग्राम देखते हैं तो सबसे ज्यादा यही पार्ट दिखता है हमें, इस वजह से इसको हम डायरेक्ट एडम्स एप्पल भी कह देते हैं। दूसरा है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि सिग्नेट रिंग शेप का होता है, और तीसरा मैंने बात किया आपका एरेटिनॉइड कार्टिलेज का, जो कि बैक मतलब फ्रंटल पोर्शन से हमें नहीं दिखता, लेकिन अगर आप पीछे से डॉर्सल व्यू अगर मैं इसका बनाती तो डॉर्सल व्यू में ये आपको एक बीच में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दो दिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके एरेटिनॉइड कार्टिलेज कहलाते हैं। और लेरिंग्स आपका यहाँ पर जहां खत्म होता है वहां से शुरू होता है आपका कौन? ट्रैकिया। नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? ट्रैकिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया से जब हम आगे बढ़े तो ट्रैकिया से आगे बढ़ने पे आपको ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कहलाते हैं ब्रोंकाई। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? आपके ब्रोंकाई कहलाते हैं। मतलब अब जब भी मैं आपकी बात करती हूँ, ट्रैकिया एक कार्टिलेजिनियस मतलब एक मस्कुलर ट्यूब्स हैं और उसके ऊपर कवर है सी शेप के रिंग्स। मतलब सी शेप क्यों बोला है? क्योंकि पीछे से तो कनेक्टेड है, आगे से तो आपको रिंग कंप्लीट दिखेगा, लेकिन पीछे से देखोगे तो ये इस तरीके का आधा होता है। क्लियर? सी शेप रिंग से कवर होता है आपका ट्रैकिया। क्यों प्रेजेंट होता है? टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग व्हाइल इनहेलिंग। जब मैं सांस ले रही हूँ या सांस छोड़ रही हूँ तो उस टाइम पे प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है, और उसी प्रेशर ग्रेडियंट को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है? ट्रैकिया बनाया है, जो कि क्या करता है? एक प्रॉपर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करवाने का काम करता है और प्रिवेंट करता है हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स करने से इसी की कार्टिलेजिनियस रिंग, जो कि किस शेप की है? सी शेप की है। क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई सी शेप की जो रिंग्स हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, मतलब जो रिंग्स हैं ट्रैकिया की वो किस शेप की हैं, तो हम क्या जवाब देते हैं? सी शेप्ड की रिंग है। फिर ये ट्रैकिया फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक तो है आपका ब्रोंकाई और दूसरा है आपका ब्रोंक्यूल। ओके डन। नाउ ये वाले दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये एक कहलाता है राइट लंग और दूसरा कहलाता है आपका लेफ्ट लंग। One is your right lung and another is your left lung. लेफ्ट एंड राइट। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे।